हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 का यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा की प्रोसेसिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपसे पूछा जाता है डेटा क्या है तो आप बताएंगे कि डेटा एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम रॉ फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। रॉ फैक्ट्स से मतलब है कि ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमने सिंपली कलेक्ट कर लिया है बट कोई प्रोसेसिंग नहीं की है। जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एंड इसी को कहते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। देन व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस रिलेटेड डेटा का ऐसा कलेक्शन है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि डेटा कलेक्ट करना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है तब हमें उसे एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज भी करना होगा अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एंड देन हमें उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि उसमें से सर्चिंग आसानी से की जा सके। सो ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। देन यहाँ पर डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है एंड हो सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए। सो आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ लर्न करेंगे। डेटाबेस रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है एंड इसलिए हम इसको मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं। देन जो भी डेटाबेस हम डिज़ाइन करते हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। देन डेटाबेस की कोई भी साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। मीन्स स्मॉल एंड सिंपल डेटाबेस भी हो सकते हैं एंड लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटाबेस भी हो सकते हैं। जिस भी अकॉर्डिंग हम उसको जिस भी पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। देन हम डेटाबेस को मैनुअली भी मेंटेन कर सकते हैं एंड कंप्यूटर की हेल्प से भी हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डेटा को फाइल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है बट यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं ये सभी इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, इनका डेटा अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है एंड इसकी वजह से हमें 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एंड ये 3 प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछी जा चुकी हैं। सो फर्स्ट इज़ डेटा रिडंडेंसी। मीन्स जब एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा फाइल में स्टोर किया जाता है तो उससे हमारा स्पेस भी वेस्ट होता है एंड एक ही इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होती है। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स सपोज़ हमें कोई डेटा अपडेट करना था एंड वो डेटा एक से ज़्यादा फाइल में अवेलेबल था तो हम एक फ़ाइल में तो अपडेट कर देंगे बट अगर हम दूसरी फाइल में अपडेट करना भूल गए तो उसकी वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देन लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन मीन्स जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डेटा फाइल्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिफरेंट फाइल से तो उसके लिए हमें मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस करना होगा एंड देन हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वरना हम सिर्फ एक ही फाइल एक्सेस करते एंड हमें सारा डेटा मिल जाता बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो दीज 3 आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस वाइल वर्किंग विद ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी डिसएडवांटेजेस रहीं उन सभी को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी हेल्प से हम एक डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन एंड यूज़ कर सकते हैं। सो डेटाबेस मैनेजमेंट एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से हम डेटाबेस को क्रिएट कर पाते हैं। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, DBMS में हम जब भी डेटा को क्रिएट करते हैं तो सिर्फ उसको एक बार डिफाइन किया जाता है
मीन्स देयर इज़ अ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा। ऐसा नहीं है कि डेटा बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होता है, डेटा की एक सिंगल रिपोजिटरी होती है। मीन्स एक ही जगह पर डेटा को डिफाइन किया गया है एंड वहीं पर हम सारा डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वो 3 डिसएडवांटेजेस हमें फेस नहीं करनी पड़ती जो हमें ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस करनी पड़ रही थी। सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा, इसी को शो करने के लिए यहाँ पर हमें DBMS एनवायरनमेंट की एक फिगर गिवन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, DBMS सॉफ्टवेयर स्टोर करता है डेटाबेस और उसकी सारी डेफिनेशंस को, एंड इस DBMS सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो इससे हमें पता चलता है कि जो DBMS सॉफ्टवेयर है वहाँ पर एक सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा है। मीन्स सारा डेटा एक जगह पर स्टोर्ड है एंड इसी डेटा को सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकते हैं। देन कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम डेटाबेस पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डिफाइनिंग, पॉपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग। सो डिफाइनिंग के केस में हम जब भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस की डेफिनेशंस देनी है। मींस ये स्पेसिफाई करना है कि जो डेटा स्टोर होने वाला है उसका क्या डेटा टाइप होगा, एंड अगर वहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो भी वहाँ पर हमें स्पेसिफाई करने हैं। देन पॉपुलेटिंग द डेटाबेस मीन्स वहाँ पर हमें डेटा स्टोर करना है। देन मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस मीन्स हम अगर डेटाबेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव कर सकते हैं एंड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। देन शेयरिंग मीन्स डेटाबेस को एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग मीन्स जो डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी प्रोटेक्शन होती है बाकी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर फेलियर से एंड कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। देन मेंटेनिंग द डेटाबेस मीन्स अगर हम कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं तो डेटाबेस अपने आप को अडेप्टेबल रखता है एंड इजी टू अडेप्ट होता है। मीन्स अगर हमने कोई भी चेंज किया है तो वो इजीली उस चेंज को अडेप्ट कर लेगा। देन यहाँ पर हमें कुछ DBMS के एग्जाम्पल्स गिवन है, MySQL, Oracle, DB2, IMS, IDS। इस चैप्टर में हम बेसिकली MySQL को डिस्कस करने वाले हैं। Then characteristics of database management system. First is self-describing nature. So जब भी हम डेटाबेस स्टोर करते हैं उसी के साथ हम डेटा डिस्क्रिप्शन भी स्टोर करते हैं एंड इसी डिस्क्रिप्शन को कहते हैं मेटा डेटा एंड ये डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर होता है। तो जब भी हम एक डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डेटाबेस भी अवेलेबल है एंड जो डेटा है उसकी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो इन टोटल जो डेटाबेस सिस्टम है वो खुद को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहा है एंड हमें उसके लिए किसी और चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। देन इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा मीन्स जब भी हमें कोई चेंज करना है डेटा स्ट्रक्चर में तब हमें प्रोग्राम्स मॉडिफाई करने की कोई नीड नहीं है एंड इसी को कहते हैं प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। देन शेयरिंग ऑफ डेटा मीन्स DBMS में एक ऐसा कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं बिकॉज वहाँ पर कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। So these 3 are the characteristics of DBMS and यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Then types of users of DBMS means DBMS को कौन यूज़र किस रिक्वायरमेंट के लिए एंड किस तरह से यूज़ करता है उसके बेसिस पर हमने 4 टाइप्स में यूज़र्स को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ एंड यूज़र्स, जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ये सबसे एंड में यूज़ करते हैं। मींस ये डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं करेंगे बट उसमें क्वेरी करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड डेटाबेस से रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। मींस ये DBMS को यूज़ करते हैं ताकि उनका काम हो पाए बट वो उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मींस DBA सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर करता है। मींस किसको एक्सेस प्रोवाइड करना है एंड किसे नहीं करना है।
जो भी कोई यूज़ कर रहा है डेटाबेस को, उसके यूज़ को मॉनिटर करना है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्वायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए की होती है। देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स मीन्स ऐसे प्रोग्रामर्स जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में सो दैट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। देन सिस्टम एनालिस्ट मीन्स जैसा नेम से पता लग रहा है ये चीज़ों को एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि एंड यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट है एंड उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करते हैं। मींस एक टाइप से हम कह सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है डेटाबेस डिज़ाइन में एंड वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग DBMS अप्रोच। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको ये समझ में आ गया है कि जितने भी डिसएडवांटेजेस ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं एंड यहाँ पर कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं। तो वही एडवांटेजेस हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। सबसे पहली है रिडक्शन इन रिडंडेंसी मींस हम सारा डेटा एक ही प्लेस पर स्टोर कर रहे हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है डेटा की, इस वजह से सेम डेटा रिपीट नहीं होता है एंड स्पेस भी बचता है जो स्टोरेज स्पेस है। देन इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा की एक सिंगल कॉपी है तो अगर उसे अपडेट किया जाएगा तो जो भी यूज़र्स उसे अपडेट कर रहे हैं तो बाकी यूज़र्स को भी वो अपडेटेड शो होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक यूज़र ने अपडेट कर दिया तो वो दूसरे यूज़र को शो नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है एंड इससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। देन इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी मीन्स डिफरेंट यूज़र्स ईजीली एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। देन इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, पासवर्ड्स एंड यूज़र्स डेटाबेस एक्सेस राइट्स की हेल्प से DBA सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है डेटाबेस को। देन यूज़र फ्रेंडली मीन्स हम इजीली यूज़ कर सकते हैं DBMS को। ऐसा नहीं है कि हमारे डिपेंडेंसी है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के ऊपर कि वो ही DBMS को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यूज़र सिंपली DBMS को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो भी डेटा है वो मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। सो ये यूज़र फ्रेंडली होता है। देन जब भी हम DBMS अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज़ हाई कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि DBMS सिस्टम को जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई रहेगी एंड ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑल ओवर बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है DBMS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। देन सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स मींस इन केस कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है डेटाबेस में या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है एंड बैकअप नहीं है तो उस केस में लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सेस पर ध्यान देना होता है एंड जो डेटा है उसको भी रेगुलरली बैकअप रखना पड़ता है। सो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम DBMS अप्रोच को तब प्रेफर नहीं करेंगे जब डेटाबेस स्मॉल होगा एंड वेल डिफाइंड होगा एंड उसको बहुत कम बारी चेंज किया जाएगा एंड बहुत कम यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे। सो उस केस में हम DBMS अप्रोच को यूज़ नहीं करते हैं। सो वी हैव डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS अप्रोच एंड ये दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ लर्न देम। डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस डेवलप किए गए हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनल डेटाबेस। इट वाज डेवलप्ड बाय EF कोड एट IBM इन 1970। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हम समझते हैं रिलेशनल मॉडल में नॉर्मल डेटाबेस मॉडल के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। सो रिलेशनल मॉडल में हम एक रो को टपल कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं एंड टेबल को रिलेशन कहते हैं।
मीन्स ये जो हमें एम्प्लॉय टेबल गिवन है हम इसे कहेंगे ये एक रिलेशन है। देन यहाँ पर जितने भी कॉलम्स प्रेजेंट हैं हम उनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे एंड जितनी रोज प्रेजेंट हैं हम उनको टपल कहेंगे। देन जो भी एक कॉलम है उसमें एक ही टाइप की डेटा टाइप वैल्यू स्टोर होगी, सो उसको कहते हैं डोमेन। देन एक रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसको कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन। मीन्स यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5, सो यहाँ की डिग्री होगी 5। देन जितने भी टपल्स होंगी उसका नंबर होता है कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। मीन्स यहाँ पर कितनी टपल्स हैं 1 2 3, सो यहाँ कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन होगी 3। देन रिलेशन स्कीमा में सबसे पहले आप रिलेशन का नेम मेंशन करते हैं एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कॉलम नेम है मींस एट्रीब्यूट की हेडिंग है वो आप मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने रिलेशन का नेम मेंशन किया है एम्प्लॉय एंड देन जो भी एट्रीब्यूट की हेडिंग्स थी वो मेंशन की हैं। सो ये होता है रिलेशन स्कीमा। देन रिलेशन स्टेट की बात करें तो जो भी सेट ऑफ टपल्स हमें गिवन है एक रिलेशन में वो सभी रिलेशन स्टेट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 टपल्स गिवन है, सो वो सभी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड उसी को हम कहेंगे रिलेशन स्टेट। सो आई होप आपको रिलेशनल मॉडल क्लियर है। देन फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस। जब हम एक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टपल्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीन्स आप कोई भी एक टपल पहले लिख सकते हैं। देन ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स इज़ ऑल्सो अनइम्पॉर्टेंट, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डर यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स का गिवन है आप उसी ऑर्डर में लिखेंगे, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नो 2 टपल्स ऑफ रिलेशन शुड बी आइडेंटिकल, मीन्स ऐसे कोई भी 2 टपल्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए जिनकी सारी वैल्यू सेम हो। मीन्स एटलीस्ट उनका एक कॉलम डिफरेंट होना चाहिए। एक टपल में जो भी वैल्यू गिवन होगी वो इनडिविजिबल होगी, मीन्स आगे उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इन अ टपल इज़ नॉट नोन, मीन्स हमें नहीं पता है कि एट्रीब्यूट में वहाँ पर क्या वैल्यू आनी है, तो वहाँ पर हम एक स्पेशल वैल्यू यूज़ करते हैं नल, एंड इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप नल वैल्यू 3 केसेस में यूज़ कर सकते हैं। जब वैल्यू नोन नहीं है, आपको पता नहीं है वो वैल्यू। अनअवेलेबल वैल्यू मीन्स आपको पता है वो वैल्यू बट आप उसको लिस्ट नहीं कराना चाहते हैं वहाँ पर। नॉट एप्लीकेबल मीन्स हो सकता है कि वो ऐसी वैल्यू है जो कि उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आप नल यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा डीबीएमएस जो रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड होता है उसे कहते हैं रिलेशनल डीबीएमएस या फिर आरडीबीएमएस। सो कुछ एग्जांपल्स हैं आरडीबीएमएस के, ओरेकल, माईसीक्वल, आईबीएम DB2, एंड इस चैप्टर में हमें माईसीक्वल को डिटेल में डिस्कस करना है। सो सबसे पहले कुछ रिलेशनल मॉडल कॉन्स्टेंट्स गिवन है, मींस जो भी वैल्यू हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो हमें रिलेशनल मॉडल कॉन्स्टेंट्स बताते हैं। सो ये वेरियस टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि रिलेशनल मॉडल में होते हैं। सबसे पहला है डोमेन कॉन्स्टेंट। डोमेन कांस्टेंट ये स्पेसिफाई करता है कि एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो डोमेन से होगी। मींस जो भी डोमेन है एट्रीब्यूट का, सपोज हमने एम्प्लॉय आईडी के लिए डोमेन रखा है 4 डिजिट नंबर, सो वहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट नंबर ही स्टोर होगा। अगर वो 5 डिजिट नंबर है तो भी वो स्टोर नहीं होगा, वहाँ पर कोई लेटर है तो भी वो स्टोर नहीं होगा, सिर्फ तभी स्टोर होगा जबकि वो एक 4 डिजिट नंबर होगा। सो ये डोमेन कांस्टेंट की वजह से पॉसिबल है। देन की कॉन्स्टेंट में हमें 4 कीज डिस्कस करनी है, सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। सबसे पहले सुपर की, एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन जिसके लिए कोई भी 2 टपल्स की सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मींस एटलीस्ट एक वैल्यू उन 2 टपल्स में चेंज होती है एंड उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि वो गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक सुपर की है। एंड
कोई भी रिलेशन हो उसमें एटलीस्ट वन सुपर की होती है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। मीन्स जब हम सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तब हमें एक सुपर की मिलेगी, इसलिए हर रिलेशन में एटलीस्ट वन सुपर की होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि कोई भी टू टपल्स की सारी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन कॉलम की वैल्यू डिफरेंट होती है किसी भी टू टपल्स के लिए। सो यहाँ पर ये एक डिफ़ॉल्ट सुपर की है। देन यहाँ पर बाकी एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। सो जो हमें यहाँ पर रिलेशन गिवन है इसमें हम देख सकते हैं कि नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ में कोई भी टू टपल्स की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये भी सुपर की है। देन एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेंडर एंड सैलरी में लास्ट टू टपल्स की वैल्यू सेम है, बट क्योंकि हमने वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट भी मेंशन किया है एंड उसकी वैल्यू डिफरेंट है इन टपल्स के लिए, इसलिए ये यहाँ पर इन तीनों एट्रीब्यूट्स का सेट एक सुपर की होगा। बट अगर हम बात करते हैं जेंडर एंड सैलरी इस वाले सेट की, तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट का सेट सुपर की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर टू टपल्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो गई हैं। जेंडर एंड सैलरी में जो लास्ट टू टपल्स की वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर सुपर की नहीं होगा। सो आई होप आप समझ गए हैं कि सुपर की कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स का सेट है जिसके लिए कोई भी टू टपल्स ले उनके सारी वैल्यू सेम ना हो। ओके, देन की इज़ द मिनिमल सुपर की। मीन्स एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि एक सुपर की है एंड अगर उसमें से और एट्रीब्यूट्स को रिमूव किया गया तो वो एक सुपर की नहीं रहेगा, उसको हम कहते हैं की। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉय आईडी की बात कर रहे हैं तो ये एक की है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ये ऑलरेडी सुपर की है क्योंकि इसकी सारी टपल्स की वैल्यू डिफरेंट है। देन अगर हम इसमें से कुछ और रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी नहीं होगा। सो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एक की है। बट अगर हम बात करते हैं नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड जेंडर की, तो ये एक की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने नेम एंड जेंडर को रिमूव कर दिया तब जो बचेगा एम्प्लॉय आईडी, वो एक सुपर की है जो कि की होने की कंडीशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर की नहीं है। सो आई होप आप समझ गए हैं कि ऐसी मिनिमल सुपर की है जिसमें से अगर हमने एक भी एट्रीब्यूट रिमूव किया तो वो सुपर की नहीं रहती। एक ऐसी की जिसमें जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हर टपल के लिए यूनिक हैं, मीन्स उसकी हेल्प से हम टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे कहते हैं कैंडिडेट की। एंड बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ होती हैं, सो उन्हीं में से एक को चूज़ किया जाता है प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की हेल्प से हम टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। और जो कीज़ प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं होती हैं वो होती हैं ऑल्टरनेट कीज़। जब हम एक रिलेशन का स्कीमा लिखते हैं तब वहाँ पर प्राइमरी की को अंडरलाइन किया जाता है एंड ये इंडिकेट किया जाता है कि ये इस रिलेशन की प्राइमरी की है। सो यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है सुपर की, कैंडिडेट कीज एंड प्राइमरी की के बीच रिलेशन शो करने के लिए। सो जो सुपर की होती है उसमें ही काउंट होती है कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की में से एक होती है प्राइमरी की। देन द नेक्स्ट कॉन्स्टेंट इज़ नल वैल्यू कॉन्स्टेंट। मीन्स हो सकता है हमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स चाहिए जहाँ पर नल वैल्यूज़ ना हो, मीन्स वहाँ पर कोई वैल्यू होना कंपलसरी है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं नॉट नल, जिसकी हेल्प से हम ये कांस्टेंट सेट करते हैं कि वहाँ पर आपको वैल्यू देना कंपलसरी है एंड वहाँ पर आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। देन एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट मीन्स ये कांस्टेंट ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी प्राइमरी की है उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती एंड इसका रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है। हमने पढ़ा है कि प्राइमरी की ऐसी है जो कि टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, तो अगर हम प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ कर देते हैं
तो बहुत सारी नल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उस केस में प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी किसी भी टपल को। तो इसलिए इस रीज़न की वजह से एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का मेन पर्पस है ये चेक करना कि जो डेटा हम एक रिलेशन में एंटर कर रहे हैं वो दूसरे रिलेशन के डेटा के साथ कंसिस्टेंट है। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है R1 जिसे हमें कहना है रेफरेंसिंग रिलेशन, एंड एक रिलेशन है R2 जिसे हमें कहना है रेफरेंस्ड रिलेशन। सो रेफरेंसिंग रिलेशन में एक फॉरेन की प्रेजेंट होगी एंड रेफरेंस्ड रिलेशन में एक प्राइमरी की प्रेजेंट होगी। सो जो भी फॉरेन की वैल्यूज़ हैं वो सभी प्राइमरी की के डोमेन से आती हैं या फिर नल होती हैं। तो जो भी फॉरेन की वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स की वैल्यूज़ ले सकती हैं, वो वैल्यूज़ जो कि R2 की प्राइमरी की के लिए अवेलेबल हैं या फिर नल वैल्यू। एंड यही होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सो बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेन की वैल्यूज़ हैं वो ये इंश्योर कर रही हैं कि वो R2 की वैल्यूज़ के साथ कंसिस्टेंट हैं क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, या फिर वो नल हैं। तो इसकी हेल्प से हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है दोनों रिलेशंस में। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में हमें 2 रिलेशंस गिवन हैं, एक रिलेशन का नेम है डिपार्टमेंट एंड एक रिलेशन का नेम है टीचर। तो हम देख सकते हैं कि टीचर रिलेशन में एक ऐसा एट्रीब्यूट अवेलेबल है डेप्ट आईडी जो कि डिपार्टमेंट रिलेशन में भी अवेलेबल है एज प्राइमरी की। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेप्ट आईडी टीचर रिलेशन में एक फॉरेन की है जो कि रेफर करती है डेप्ट आईडी मीन्स प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन। एंड ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि जो फॉरेन की है उसका सेम नेम हो जो कि रेफरेंस्ड प्राइमरी की का नेम है, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में शोन है डेप्ट आईडी एंड डेप्ट नंबर। सो जो यहाँ पर डेप्ट नंबर गिवन है ये फॉरेन की है एंड ये रेफरेंस करती है डेप्ट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन को। देन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि जो फॉरेन की है वो दूसरे रिलेशन में ही प्रेजेंट होगी। हो सकता है कि रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस्ड रिलेशन सेम हो, मीन्स जो फॉरेन की है एंड प्राइमरी की है दोनों एक ही रिलेशन में प्रेजेंट हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है। So that was all for today. We will study the remaining chapter in part 2. If you want to purchase sample paper book for class 12 information technology, the link is given in the description.